हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे मौर्य वंश के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मौर्य वंश के अंतर्गत हमने इसका संस्थापक चंद्रगुप्त पढ़ लिया था और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है कौन? अशोक। कि अशोक इतना महान क्यों बना, इसके बारे में क्यों है ये क्यों इतना महान बना, तो ये जानते हैं। वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज हमारा टॉपिक रहेगा अशोक। मौर्य वंश चल रहा था, आज का टॉपिक है अशोक। मौर्य वंश में हमें ये जान लिया था कि चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था चाणक्य की सहायता से। फिर उसने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया था, जिसने सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था कौन? मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो इनके बारे में हमने जाना था कि इसका शासनकाल कैसे याद करें, तो इसका 322 याद रखना है अपने को। 322 में 24 साल इसने शासन किया, 322 में 24 घटा दे तो आएगा 298। तो 322 से लेकर 298 किसका शासनकाल है? चंद्रगुप्त का। फिर इसके बेटे ने एक साल ज्यादा किया, 25 साल। कहाँ से? 298 से 25 घटाते तो आता है 273 ईसा पूर्व। पूर्व लगाना है, ये आपको याद रखना है। फिर अशोक ने किया कितना साल? 41 साल शासन किया है। तो 273 से हम घटा देते हैं, 273 ईसा पूर्व से हम घटा देते हैं कितने? 41 है। 273 से 41 घटाए कितना आया? 2 3 2 332 ईसा पूर्व। 232 ईसा पूर्व। फिर 3 आ रहा है, 3 क्यों नहीं आ, 3 क्यों आ रहा है पता नहीं। 232 क्या लगाना है? ईसा पूर्व। ईसा के पूर्व के समय का क्यों ये उल्टा क्यों चलता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। ये हो गया इस अशोक का क्या? शासनकाल। सबसे पहले देखते हैं हम अशोक नाम मिलता कहाँ पे है। तो सबसे पहले मान लो अशोक के साथ क्या कर रहे हैं हम? हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक के अंतर्गत क्या करेंगे हम? इसको मस्का लगा दें, नहीं कहते इसको मस्का लगा रहे हैं। तो अशोक का सर्वप्रथम नाम पूछ ले आपको किस अभिलेख से मिलता है, तो अशोक के साथ हम क्या कर रहे हैं? हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं अशोक को। तो हो जाएगा मस्की अभिलेख। ये कहीं कहीं मस्की और मास्की भी लिखा आता है, तो मस्की आपको याद रखना है, मस्की अभिलेख। और मस्का कौन लगा रहे हैं? हम इसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्का कर रहे हैं कौन? गुज्जर लोग। तो मस्का व मस्की है गुजरा। मस्की और गुजरा अभिलेख में क्या है? अशोक का सर्वप्रथम नाम हमें मिलता है। फिर इसके बाकी और बात कर ले कि उपाधियां की क्या क्या थी। तो इसकी उपाधियां में हम बात करते हैं। उपाधियां इस अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी से भी बताया गया है। इसकी उपाधियों में देवनाम, देवा नाम प्रिय। और क्या बताया है इसमें? इसकी एक और उपाधि में नाम बताया, देवा नाम प्रिय दसी। तो ये क्या है? ये इसकी प्रमुख रूप से इसकी उपाधियां है। सर्वप्रथम इसका नाम हमें मस्की एवं गुजरा अभिलेख से इसका नाम मिलता है। अब बात करते हैं इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो मैंने आपको क्या कहा? साम्राज्य विस्तार आपको किसी का भी याद करना है, ऐसे मान लीजिए ये इसके अंतर्गत भारत है। सबसे उत्तर में, उत्तर पश्चिम में इसका साम्राज्य विस्तार हो जाएगा कहाँ? वर्तमान का अफगानिस्तान तक। पश्चिम में काठियावाड़ तक, काठियामांडू पूछ ले आपको कहा है? काठियामांडू गुजरात में है। और इसके दादा का कहाँ तक था? तो इसके दादा का सौराष्ट्र, वो भी गुजरात तक था। बस चंद्रगुप्त का था मगध तक, लेकिन इसने अशोक ने अपना साम्राज्य विस्तार किया कहाँ तक? बंगाल की खाड़ी तक। बंगाल की खाड़ी आपको याद रखना है। और दक्षिण में तो कर्नाटक तक था ही। तो यहाँ तक किसका? अशोक का सबसे साम्राज्य विस्तार था। इसका साम्राज्य विस्तार मान लिया। अब ये इतना मान, अब इसका कराते हैं हम राज्याभिषेक। अब इसके करते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक 273 से इसका शासनकाल हो रहा है, लेकिन 4 वर्ष बाद इसका क्या होगा? इसका राज्याभिषेक होगा। कब? 273 से 4 घटा दे 269 ईसा
पूर्व में। तो ये 4 साल क्यों लगे, मैंने आपको बताया था आपको कि बिंदुसार ने अब 16 पत्नियों से विवाह किया, उसके 101 पुत्र थे, तो सभी राजा बनने की होड़ में लगे हुए थे। बिंदुसार चाहता था क्या कि इसका जो बड़ा पुत्र है, कौन, बिंदुसार का बड़ा पुत्र था सुसीम राजा बने। मैं आपको समझा देता हूँ मैप के माध्यम से। मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये लीजिए कुछ इस तरह का हमारा भारत है। यहाँ पर मगध में बैठा था उस समय कौन, इसका अशोक का पिता बिंदुसार। यहाँ पर था अशोक और यहाँ पर तक्षशिला में था कौन, सुसीम। जब कहते हैं तक्षशिला, कहाँ है ये तक्षशिला, बार वर्तमान में पूछ ले आपसे कहाँ है, तो पाकिस्तान में। अशोक बैठा था कहाँ, दक्षिण में, और इन दोनों के पिता थे बिंदुसार, जिनका भारत पर क्या था, अधिकार था उस समय। बिंदुसार कहते हैं तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो सुसीम वहां का शासक है, जब सुसीम से वो विद्रोह नहीं दबा तब अशोक जाता है और अशोक उस विद्रोह को शांत कर लेता है। तब अशोक को भी एहसास होता है कि मेरे अंदर क्वालिटीज है, मैं राजा बन सकता हूँ। फिर कहते हैं जब बिंदुसार की तबीयत खराब हुई तब सुसीम को न्योता भेज दिया गया कि तुम जल्दी से आओ और राजा बन जाओ, यानी अपना अभिषेक करवा लो। लेकिन उससे पहले ये तो बाहर बैठा था, इससे पहले अशोक आ जाता है। अशोक अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या करता है, 273 में ही राज्याभिषेक करवा, मतलब राज्याभिषेक नहीं करवाता है, वो राज्य गद्दी संभाल लेता है, अपने हाथों में ले लेता है, अपने हाथों पर कंट्रोल कर लेता है। कब, 273। फिर इसके बाद सुसीम आते हैं। फिर इस बिंदुसार की जो 16 पत्नियां थी, 16 पत्नियां, उनके क्या थे, 101 पुत्र थे, टोटल 101 पुत्र थे, जिनमें से एक तो सुसीम था और एक था अशोक। 2 तो ये हो गए, पीछे बचे 99। तो कहते हैं इनका अपना राज्याभिषेक में 99 भाई हो, यानी 100 भाई हो टोटल, सुसीम को छोड़ के। सुसीम को भी इसने मार दिया था, सुसीम जब इसके बीच में आ रहा था सुसीम को भी मार दिया था। तो कहते हैं इसने 100 भाइयों को मारकर, यानी 100 के 100 को नहीं मारा, जो इनके बीच में आ रहा था इसके राज्याभिषेक में, जो घोड़ा बढ़ रहा था बीच में, उनको ही मारा। 100 के 100 भाइयों को इसने नहीं मारा था अशोक ने। तो ये हो गया इसका राज्याभिषेक की हमने बात कर ली। कब हुआ, शासन काल के 4 वर्ष पश्चात इसका राज्याभिषेक हुआ। अब हम बात करने अब इसके कितना फेमस क्यों हुआ, तो इसके जीवन में एक ही टर्न आएगा, कौन सा, कि इसने अपने जीवन में क्या किया था, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, ये पूछे भी जाता है कंपटीशन में, क्या एक युद्ध लड़ा था, कौन सा, ये युद्ध ही फेमस है इस अशोक के जीवन के अंतर्गत। कौन सा युद्ध है, कलिंग का युद्ध। कलिंग कहाँ पड़ता है पूछ ले आपसे, तो ये याद रखना, कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। कलिंग हो जाएगा उड़ीसा। क्या है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात, यानी 270 से 8 हटाए तो 262, यानी पश्चात यानी 90 वर्ष इसने किया था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हमला किया था। अशोक ने कलिंग पर हमला क्यों किया, तो ये भी जान लेते हैं। कहाँ से हमें पहले ये जानते हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, एक हाथी गुम्पा नामक अभिलेख से हमें क्या है, अशोक के इस कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग उस समय क्या है, एक तो उड़ीसा में है, यानी समुद्र के पास है, तो उस समय व्यापार के लिए भी अच्छा था। ये क्या था, एक तो लिख दो यहाँ पे, व्यापार के लिए भी अच्छा था, बाहरी व्यापार किया जा सकता था इससे। और ये कलिंग क्या है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ये क्या हो जाएगा, दूसरा था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध, इसलिए अशोक ने क्या है, कलिंग पर आक्रमण किया था। अब कलिंग का उस समय शासक पूछ ले, तो कलिंग का उस समय शासक था कौन, नंदराज। तो इन दोनों के मध्य भयंकर 261 ईसा पूर्व में कलिंग नामक स्थान पर कलिंग युद्ध हुआ, जिसमें नंदराज मारा गया, कलिंग में अशोक की विजय हुई। इसमें क्या हुआ, 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग क्या हुए, मारे गए। 1.5 लाख लोग क्या हुए, घायल हुए। 1.5 लाख लोग क्या हुए, घायल हुए। तो इसमें जब वो एंड में अशोक बीच में खड़ा होता है उस पूरे कलिंग के मैदान में, तब अपने चारों तरफ सन्नाटा देखता है, 1.5 लाख लोगों को घायल हुए हुए, 1 लाख को मरे हुए। तब ये क्या करता है, इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये कहता है इतना बड़ा क्या हो गया, पाप हो गया, और फिर ये एंड में जाके किसको, जैन धर्म को अपना लेता है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, युद्ध की नीति को त्याग देगा और धर्म की नीति को अपना लेगा। और इसने इस युद्ध के बाद पश्चात घोषणा की थी
कि मैं आज से कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और क्या है, धर्म का विस्तार करूंगा। तो इसके बारे में आप ये दो बातें याद रख सकते हो कि इसने क्या किया, कलिंग के युद्ध के पश्चात बेरीगोस को छोड़ा, बेरीगोस को क्या किया, त्याग दिया और धर्मघोष को अपना लिया। धर्मघोष को क्या कर लिया, अपना लिया। बेरीगोस क्या होता है, बेरी होता है जब युद्ध में जाने से पहले वो एक नहीं होता है जो आदमी ऐसे बजाते हैं, वो कुछ होता है इस तरह का बजाने वाला, यानी वो युद्ध से पहले जाने का, युद्ध में जो आह्वान किया जाता है युद्ध होने का, उसको त्याग दिया, यानी कहा मैं आज से कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। धर्म यानी धर्म हो जाएगा और धर्म की नीति को इसने अपना लिया था। अब बात करते हैं इसके आगे की। अब इसने कलिंग के युद्ध के पश्चात क्या हुआ, इसने धर्म अपना लिया और एक धर्म नीति चलाई। अब इसने क्या किया था, इसके विवाह भी देख लेते हैं। अशोक का विवाह किस किस से हुआ, एक तो हुआ कारुआकी से और एक हुआ विदिशा से। विदिशा से इसको दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है। कौन से पुत्री होती है, कौन, संघमित्रा। ये कौन है, पुत्री। एक पुत्र उत्पन्न होता है, कौन, महेंद्र। किसके, अशोक के विवाह, विदिशा के साथ विवाह किया और पुत्र होता है महेंद्र। ये हो गया। अब इसने कलिंग के युद्ध के बाद क्या किया, दम की नीति अपना ली। दम की नीति इसने क्या कर लिया, अपना ली। दम नीति क्या होती है, मानव के उत्थान के लिए इसने जो भी कार्य, नियम, आदेश बनाए वे सारे धर्म की नीति के अंतर्गत आते थे, यानी मनुष्य की उन्नति के लिए। आप ये भी लिख सकते हो, मनुष्य की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, क्या क्या, मनुष्य की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, आदर्शों का प्रतिपादन, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें धर्म कहा जाता है। कि अशोक ने मानव उन्नति के लिए जिन आदर्शों को प्रतिपादन किया उन्हें धर्म कहा जाता है। धर्म के अंतर्गत क्या है, जो भी आपको अच्छी बातें आती है वो सब लिख दो धर्म की नीति में। धर्म नीति में क्या है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव सरल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, दया होनी चाहिए, दानवीर होना चाहिए, और क्या होती है, स्वभाव मजदूर होना चाहिए, मृदुर, और पाप रहित होना चाहिए। जो भी आपको अच्छी बात है वो आप सब लिख सकते हो धर्म की नीति के अंतर्गत। जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये लेग पीस नहीं खाने चाहिए। तो जीव हत्या पर इसने बंद लगाई, जीव हत्या पर क्या किया, इसने प्रतिरोध किया, जीव हत्या पर इसने प्रतिबंध लगाए। और इसने क्या बताया, इसने कहा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए। तो ये सारे इसने धर्म की नीति के अंतर्गत किए। इसने और क्या किया, इसने अभिलेख भी बनवाए। क्या लिखे, अभिलेख लिखवाए। अशोक ने कहते हैं कि जैसे जनता के मध्य, अब इसने क्या किया, जनता से प्रत्यक्ष संवाद करना, बातचीत, जनता से प्रत्यक्ष बातचीत करना प्रारंभ किया। तो ये पहला शासक था जिसने, कौन, एक राजा होते हुए जनता से प्रत्यक्ष जो क्या कहते हैं संबंध स्थापित किया, लोगों की प्रॉब्लम सामने आकर क्या है सॉल्व करने लगा। तो ये था प्रथम राजा जिसने जनता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। फिर इसने अभिलेख लिखवाए, यानी लोग कहीं भी जा रहे हैं तो कोई सूचना नहीं लिखवाते हम कहीं नोटिस बोर्ड पर, तो इसने भी वो अभिलेख लिखवाया। इसे अभिलेख के बारे में हमें क्या कह सकते हैं, इसको कैसे पता चला कि हमें अभिलेख लिखवाने चाहिए। तो इस अभिलेख की अगर पूछ ले प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा मिली थी कहाँ से, ईरान के राजा कौन था, दारे से। इसकी दारा राजा था जो वो भी अभिलेख लिखवाता था लोगों के लिए, और अशोक ने भी इससे प्रेरणा लेकर क्या है दारा से अभिलेख लिखवाए। अभिलेख की भाषा पूछ ली जाए आपसे तो इसके अभिलेखों की भाषा हो जाएगी कौन सी, ब्राह्मी। इसके अभिलेखों की भाषा पूछ ले तो आपसे ब्राह्मी। ये क्या है, अशोक के अभिलेख की भाषा हो जाएगी। ये हो गया। अब और क्या है, बस यही है इतना इसके लिए जीवन में। ये हो गया इसका सारा अशोक का जीवन परिचय। और पूरा कर ले तो इसके धम के लिए इसने क्या धम महामात्र बनवाए। धम
महामात्रों की क्या की नियुक्ति की, महापात्रों। ये कौन होते थे? ये धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति होते थे, धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति होते थे। तो ये था इसके जीवन का पूरा परिचय। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में कि उस समय सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और क्या थी। तो अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। चलिए अब क्या करते हैं हम इसके प्रशासन से पहले ये भी जान लेते हैं, इसके गुरु पूछ ले आपसे, इसके गुरु कौन थे। तो इसके गुरु थे मोगली पुत्र तीस। मोगली पुत्र तीस कौन थे? इसके गुरु थे। किसके? अशोक के। अशोक ने कहते हैं 4 गुफाएं भी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? 4 गुफा। कैसे याद करें कि विश्व झोपड़ी में इसने 4 गुफाएं बनवाई थी, 4, जिसमें कर्ण और सुदामा रहते थे। विश्व झोपड़ी पहली, विश्व की झोपड़ी ये हो गया। दूसरी विश्व झोपड़ी में 4 गुफाएं बनवाई, 4 4 से चौपार, जिसमें कौन रहते थे? कर्ण और सुदामा रहते थे। कर्ण हो गया और सुदामा हो गए। तो ये इसके क्या है? प्रमुख 4 झोपड़ियां है। अब इसकी क्या मृत्यु की हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद कोई शासक बने, जैसे कौन कौन थे? जलोग थे। कहते हैं ना मौर्य वंश यहीं तक माना जाता है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य 3 ही है, बिंदुसार और अशोक है। तो क्या इसके बाद कोई शासक नहीं बने? इसके बाद शासक तो बने बहुत सारे, लेकिन ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। जैसे जलोग बना, जलोग के बाद कुणाल बना, कुणाल के बाद दशरथ बना, और अंतिम मौर्य वंश का शासक आपको पूछ ले तो आपको याद रखना है कौन? बृहदत्त। बृहदत्त कौन? अंतिम मौर्य सम्राट का शासक पूछ ले आपको, बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या किसने की? इसी के सेनापति। कौन? इसी का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग, जो इसी का सेनापति था। इसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की थी भारत में। किसकी? शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन। अशोक ये भी हटा दे। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन, उस समय मौर्य प्रशासन क्या था? केंद्रीय प्रशासन था। कौन सा प्रशासन था? केंद्रीय, केंद्रीय प्रशासन, यानी सब कुछ केंद्र के अधीन रहते थे। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार होती है, उस समय केंद्रीय प्रशासन था। वर्तमान में पूरे भारत का राजा कौन होता है? प्रधानमंत्री। उस समय भी कौन होता था? राजा होता था। तो पहला टॉपिक आएगा हमारे कौन? राजा। तो राजा सबसे सर्वोच्च होता था, राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था, ये आप लिख सकते हैं। और राजा क्या निरंकुश नहीं होता, यानी पूर्ण स्वतंत्रता उसको भी नहीं होती थी। जिस तरह प्रधानमंत्री को भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती, राजा भी निरंकुश नहीं होता था। इसकी सलाहकार के लिए क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। तो राजा के बाद आपको करना है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तो क्या लिखना है इसके अंदर? कि राजा की परामर्श के लिए जो अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी वो थे मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? प्रमुख अर्थशास्त्र में 26 प्रमुख 18 मंत्री मंडल होते थे। 18 मंत्री मंडल होते थे, लेकिन प्रमुख रूप से क्या है? 3-4 इसके राजा के लिए सलाहकार होते थे, 4 या 5, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें मंत्री कहा जाता था। तो अब क्या लिखना है? मंत्रिमंडल में प्रमुख 18 मंत्रिमंडल होते थे, जिसमें से 4 या 5 होते थे जिनको मंत्री कहा जाता था प्रमुख रूप से। मंत्रिमंडल के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? मंत्री कहा जाता था।
जो राजा के परामर्श के लिए होते थे। और बात कर ले तो मंत्रिमंडल को क्या तीर्थ भी कहा जाता था, तीर्थ। अब हो गया मंत्रिमंडल। अब मंत्रियों के भी अपने अपने क्या होंगे, अधिकारी होंगे। तो तीसरा टॉपिक आएगा हमारा अधिकारी। अर्थशास्त्र में इनके अधिकारियों की संख्या 26 बताई गई है। अर्थशास्त्र में इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 26 बताई गई है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। अधिकारी के बाद क्या आता है, अधिकारी के बाद आती है न्याय व्यवस्था, कह दीजिए, या ग्राम नगरीय व्यवस्था, या क्या कह सकते हैं हम, जनपदीय व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, या लिख दीजिए हम इसके समाज की व्यवस्था हम इसे कह सकते हैं। एक मिनट, नगर, नगर प्रबंधन कर देते हैं। नगर का प्रबंधन कौन करेगा, तो नगर का प्रबंधन कौन करता है, 5-5 लोगों की क्या होती है, 5-5 लोगों की 6 समितियां होती है। 6 समितियां हो गई, यानी मिलकर कुल कितने, 30 लोग हो गए। 6 पंजे 30, 5-5 लोगों की 6 समितियां होती है, जो क्या करती है, नगर का प्रबंधन करती है, जिसमें सारे वो अधिकारी आते हैं जो नगर का प्रबंधन करते हैं। अब इसके बारे में बात करें, इसके आगे की क्या, सेना की। तो वर्तमान में भी सेना का प्रमुख कौन होता है, वर्तमान में सेना का सेनापति होता है। तो यहाँ का भी सेना का प्रधान सेनापति कौन होगा, सेना का मुख्य होगा कौन, सेनापति। इस समय सेना के कितने, 6 भाग बताए गए हैं, 6 भाग बताए गए हैं किसके, सेना के। कौन कौन सी, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना और हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना, नौसेना। इन प्रमुख 6 सेना को क्या बताया गया है, सेना बताई गई है। ये प्रमुख रूप से 6 सेना इसमें मौर्य प्रशासन के अंतर्गत बताई गई है। अब बात कर ले हम गुप्तचर व्यवस्था की। तो 6 सेना के बाद आगे सेना के बाद क्या आएगा, गुप्तचर व्यवस्था। तो यहाँ की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, तो लोगों में यहाँ पर गुप्त व्यवस्था भी स्थापित थी, जो राजा के लिए काम करती थी। राजा को जो भी नगर में जो भी कुछ हो रहा है समाज में, वो उसकी सारी जानकारी देती थी। तो गुप्तचर व्यवस्था में एक तो था संस्था और एक थी संचार, संस्था या संचार। संस्था क्या है थे, ये एक ही जगह पर रहकर अपना काम करती थी, लेकिन संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना काम करती थी। इसके बाद कर ले हम न्याय व्यवस्था की। इसके बाद आ जाएगा क्या, न्याय व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में क्या है, न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में वही अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा, अंतिम निर्णय माना जाएगा राजा का। न्याय व्यवस्था कैसी थी, कठोर थी, कठोर थी। दंड करने पर गंभीर दंड दिया जाता था, कोई दंड या करने पर कठोर प्रावधान थी। अंतिम निर्णय राजा का माना जाता था। और बात कर ले तो राजकोषीय व्यवस्था में, इसके राजकोषीय व्यवस्था, राजकोषीय व्यवस्था में आपको याद रखना है क्या, कि जो राजकोषीय यानी टैक्स वाला विभाग होता है, उसका भी जो उसका अधिकारी है उसको क्या कहा जाता है, सन्निधाता। राजकोषीय विभाग को सॉरी समाहर्ता कहा जाता है, समाहर्ता। किसे कहा जाता है, राजकोषीय विभाग में किसको, राजकोषीय विभाग के अधिकारी को, राजकोषीय विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता है, समाहर्ता कहा जाता है। लेकिन राजकोषीय अधिकारी को, अब एक और है राजकोषीय अधिकारी हो गया, और एक राजकोषीय ये विभाग हो गया, और ये राजकोषीय का पूरा अध्यक्ष हो गया। कौन हो गया अध्यक्ष, इसको कहा जाता है सन्निधाता, सन्निधाता। तो ये हो गया। अब हमारे बचता है एक दो और टॉपिक बचते हैं इनके अंतर्गत। क्या क्या है, एक और आएगा जनोपयोगी कार्य के लिए, जनोपयोगी यानी जनता के उपयोग या हितों के लिए भी कुछ लोगों की व्यवस्थाएं की जाती थी, जिसके अंतर्गत लोग क्या बनाते थे, लोग सड़कें बनाते थे जनता की भलाई के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाते थे, और क्या कराते थे, और क्या कहते हैं हम, सराय बनाते थे, सराय बनाते थे,
और कह सकते हैं हम पुल बनाते थे, नदी तालाब इन सब का निर्माण करते थे जनोपयोगी कार्य में। अब हमारे मौर्य प्रशासन में अहम बचता है कौन सा? प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का उस समय अधिकारी पूछ ले तो मौर्य साम्राज्य उस समय का अधिकारी होता था कौन? राजकुमार। जो राजा का बेटा होता था वो क्या है? प्रांतों में, यानी जो राजा साम्राज्य क्या है उस समय प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, तो उसका अध्यक्ष अधिकारी होता था कौन? अध्यक्ष या अधिकारी कह सकते हैं हम राजकुमार। प्रांतीय कितने भागों में बटा हुआ था? तो कितने कह सकते हैं? 5 भागों में बटा हुआ था मौर्य समय। कौन कौन से? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पहले आपको उत्तर लिखना है, फिर दक्षिण पथ, और फिर बात करनी है आपके मध्य में, मध्य पथ, फिर कलिंग, कलिंग, और एक आ जाएगा अवंती पथ, अवंती पथ, अवंती पथ। उस समय साम्राज्य क्या है? 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ, अवंती पथ और कलिंग, और उसका अधिकारी कौन होता था? राजकुमार होता था। तो ये था एक अशोक और इसके मौर्य प्रशासन के बारे में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।